जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा मनुवादी सिद्धांत के विरोध करना और वर्ण व्यवस्था का विरोध करना। इसके विषय में हम बताएंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या था और मनुवादी सिद्धांत क्या है। मनुवादी सिद्धांत का विरोध करने से क्या हानि है और क्या लाभ है, इसके विषय में हम आप लोग बताएंगे। आप लोग ध्यान दे करके सुनो और अच्छा लगे तो अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर करो, यानी साझा करो और बताओ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करो या मत करो, हमें इससे कोई ज़्यादा हम ध्यान नहीं रखते, कारण कि एक पैसे के लिए हम काम नहीं करते। हम तो आप सबके जो हित में जो हमें लगता है वह विषय हम बताते रहते हैं। देखो, मनु जी महाराज आज से लगभग ये 27 चौकड़ी, 27 चौकड़ी का मतलब कि 108 वर्ष 108 चौकड़ी, 108 चौकड़ी यानी 4 युग जब बीत जाता है तो एक चौकड़ी होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एक बार बीत जाए तो एक चौकड़ी होता है। उस चौकड़ी से 27 चौकड़ी बीत चुकी है। इस मनवंतर में ये विवस्वात मनु का मनवंतर चल रहा है। उस मनु जी महाराज के हम सब संतान हैं। मनु ये इस धरती पर इस कल्प में 6 मनु व्यतीत हो चुके। ये 7वां मनु का मनवंतर चल रहा है और इस मनवंतर में 27 चौकड़ी बीत चुका है, 28वां शुरू है। तो वो हम सबके पूर्वज थे और वो हम सबके सुरक्षा के लिए उन्होंने सारा व्यवस्था बनाया था। देखो, आपके बाप दादा परदादा जो भी हो, क्या आपका अहित चाहेंगे? विचार करो। इसी तरह से हम सब के पूर्वजों के वो बाप दादा थे, दादाओं के दादा थे। बताओ, उन सब के हम लोग उन्हीं के हम सब संतान हैं। कोई अपने संतान को क्या अहित चाहता है? ये विचार करो, आपका ही संतान हो, क्या अपने संतान को आप दुखी करना चाहोगे, अहित चाहोगे? आज समाज में ये जहर लोग फैला रहे हैं। मनुवादी सिद्धांत बहुत खराब था, इसको चुप कराओ ना। तो फिर ये जो है जहर फैला करके समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है, अधर्म फैलाया जा रहा है। आज हमारे समाज को अज्ञान अंधकार की तरफ ढकेला जा रहा है। तो देखो, अज्ञानता के कारण आप लोग उधर मत जाओ और आप इस बातों को समझो और ऐसा मत करो। देखो, आप लोगों को इसके बारे में हमने बताया कि मनु जी महाराज हम सबके कौन हैं और मनु जी महाराज का जो सिद्धांत था वो बहुत अच्छा था। जो वर्ण व्यवस्था बनाया हुआ है उन्हीं का बनाया हुआ है और वो जन्म जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं बनाए थे, कर्म जाति के ऊपर बनाए थे। जन्म जाति उन्होंने बनाया ही नहीं। देखो, आपको बिल्कुल संक्षेप में, बिल्कुल साधारण तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे आप 5 भाई हो, 5 भाई को ही, तो आपके 5 भाई हैं, तो 5 भाई में से एक भाई को बता दिया गया कि ये घर का शासन व्यवस्था जो व्यवस्था है कोई गलत हो तो आप इसको संभालो, आपको हम राजा बना रहे हैं। ये एक है मालिक बना रहे हैं, घर का व्यवस्था संभालो, कोई गलती न करे, गलती करे तो उसको समझाना और न माने तो दंड देना। उसको घर का एक राजा बना दिए, मालिक बना दिए, सर्वश्रेष्ठ। और 4 भाई जो बचे, तो 4 भाइयों में से एक को कह दिए, भाई आप क्या करना है, हमारे 5 भाइयों के जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, पढ़ाना है और धार्मिक शिक्षा देना है, सभी तरह का विद्या देना है। विद्या के बारे में समझाओ और
सब तरह का शिक्षण कार्य आपके अंदर है, धार्मिक व्यवस्था आपके पास है, आप इनको शिक्षण कार्य दो, धार्मिक शिक्षा दो। फिर दूसरा भाई को दे दिया गया कि आप क्या करो कि रक्षा कार्य करो, कोई दुश्मन आवे तो उसको मारो, संभालो, घर का रक्षा करो। अब रक्षण कार्य दे दिया गया एक भाई को, यानी दूसरा भाई को। अब तीसरा भाई बचा, तीसरा भाई को दे दिया गया कि आपका कार्य है खेती का कार्य, दुकानदारी का कार्य, खेती करो, दुकानदारी करो, आप कमाओ, कमा करके पूरे समाज को, अपने घर परिवार को संभालो, सभी भाइयों का खर्चा आपके ऊपर है। फिर पांचवा भाई जो बचा अंत में, उसका कार्य दे दिया गया कि जो घर में खेती का कार्य का कोई उपकरण समाप्त हो जाए उसको बनाओ और सेवा का कार्य करो, साफ सफाई करो और करवाओ। लोहा का कार्य हो, सोना का कार्य हो, या जो भी सामग्रियां हैं बनाना, वो आपका कार्य है। देखो यही था, मनु जी महाराज ने कर्मों के आधार पर ये बांटा था, 4 वर्ण बनाया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो राजा का कार्य है उसमें एक तो सभी समाज के ऊपर एक शासन करने वाला होता था, वो राजा। तो सभी में होना चाहिए, नहीं रहेगा मालिक तो घर बिगड़ जाएगा, परिवार बिगड़ जाएगा। इसी तरह से गांव का आपका मुखिया होता है, जिसको सरपंच कहते हो, ग्राम प्रधान कहते हो, आप व्यवस्था चलाने के लिए बनाते हो। फिर इसी तरह से घर हो, गांव हो, राज्य हो, आपका ब्लॉक हो, तहसील हो, देश हो, या पूरे विश्व की बात, तो पूरे विश्व मिलाकर के एक राष्ट्रमंडल, अभी इस समय तो 2 राष्ट्रमंडल बन चुके, संयुक्त राष्ट्र संघ और इधर सोवियत संघ। तो देखो ये है एक व्यवस्था चलाने की नीति, इसमें विरोध करने वाला नहीं है, ये गलत है। अब आप लोगों को वर्ण व्यवस्था के बारे में बताते, वर्ण व्यवस्था जो था इसके लाभ और हानि के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। वर्ण व्यवस्था कैसे है, क्या करता है, इसके बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण से महाराजा पृथु के वचन से समझा रहा हूँ। एक बार वो सभी प्रजाजनों को एकत्रित करके कहा कि देखो, राजा का कार्य है समाज में वर्ण व्यवस्था बनाए रखना, साथ ही धार्मिक व्यवस्था को बनाए रखना। धार्मिक शिक्षा भी राजा का ही कार्य था, सभी तरह के अध्यात्म विद्या का जिम्मेदारी था। इस सभी समाज में सभी को अध्यात्म विद्या दिया जाए, अध्यात्म विद्या देकर के सभी को विद्याओं में परिपूर्ण करना, ध्यान सुमिरन करना, ताकि नैतिकता बना रहे। नैतिकता नहीं रहेगा तो अनैतिकता फैलेगा, अनैतिकता फैलेगा तो वहाँ अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार से आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये है वर्ण व्यवस्था का मतलब। तो देखो ये है पृथु महाराजा ने समझाया वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है, जिसका जो कार्य है, क्षत्रिय का कार्य क्षत्रिय अपना कार्य करे। अब ये नहीं कि वैश्य जाकर के वही कार्य करने लगे, जैसे घर में आपको उदाहरण दे दें तो सभी लोग, सभी भाई कहने लगे कि हम शिक्षण का कार्य ही करेंगे, और सभी भाई कहने लगे कि हम राजकाज ही संभालेंगे, यानी घर का मालिक ही रहेंगे, तो क्या वो घर चलेगा? या सभी लोग कहेंगे कि हम खेती करें, दुकानदारी करें, तो क्या घर चलेगा? अगर ये भी सभी लोग कहें कि हम सेवा का कार्य, कारीगरी का काम करेंगे, तो क्या घर चलेगा? तो देखो इसी तरह से ये चारों वर्ण जो है एक सामाजिक व्यवस्था है, इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसमें जो है हस्तक्षेप करने से काम ठीक नहीं चलेगा। जिसका जो कार्य दिया गया है वो अपना कार्य करते रहो। अब आ जाओ, मोटे तौर पर ले लो, जैसे आज इस समय वर्तमान में सरकार के अंदर जो व्यवस्था चल रहा है, पुलिस विभाग है, शिक्षा विभाग है, और पानी का सिंचाई विभाग है, सभी विभाग बटा हुआ है, एक शासन व्यवस्था है। तो सभी
लोग एक ही कार्य करने लगे तो क्या ये व्यवस्था चल सकता है? सभी लोग पुलिस विभाग में चले जाएं तो और कार्य कौन संभालेगा? सभी लोग जो न्यायालय में चले जाएं, जज बन जाएं तो कैसे चलेगा? सभी लोग जो है शिक्षा विभाग में चले जाएं तो कैसे चलेगा? ये है वर्ण व्यवस्था। तो कहने का मतलब ये था पृथु महाराज का, वर्ण व्यवस्था का मतलब है जिसका जो कार्य अपना अपना कार्य करे, ये अपना कार्य छोड़ करके दूसरा कार्य न करे। दूसरा कार्य करेगा तो क्या होगा? व्यवस्था बिगड़ जाएगा। अब आज और नज़दीक आ जाओ, आप समझा रहा हूँ। आजकल तो देख रहा हूँ पंडित जी जो हैं चमार जी का काम कर रहे हैं, जूते का काम कर रहे हैं, जूते की दुकान कर लिए तो वो बेचारा चमार क्या करेगा? वो तो पंडित जी का काम करे तो पंडित जी को मिर्ची लगती है कि भाई पंडित ये चमार जो है लगे हमारा ये पंडिताई का कार्य करने, अब हम क्या करेंगे? तो भाई तुमने किया क्यों? जूता का काम क्यों किया? तो तुम सब सोचते हो कि मैं ही चारों ओर से कमाई करूं। आज तो यही है, ये अपना कमाई के दृष्टिकोण से तो ये है वर्ण व्यवस्था बिगड़ रहा है। तो बेरोजगारी का कार्य आता है कि बेरोजगारी जो बढ़ता है। तो देखो ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। वर्ण व्यवस्था का मतलब ये है। तो इसीलिए महाराजा पृथु ने वर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा कि अनुशासन में रहो, जिसका जो कार्य दिया गया है करे। ये नहीं कि पुलिस विभाग क्या करे, जा करके जज बन के बैठ जाए, शिक्षक बन के बैठ जाए, तो और सब कार्य कौन करेगा? जिसका जो कार्य दिया गया अपना बना विभाग का कार्य संभाले तो चलता है, नहीं तो नहीं चलता, सब बिगड़ जाता है। तो देखो ये वर्ण व्यवस्था का न मत विरोध करो। वर्ण व्यवस्था के विषय में अपने अल्प बुद्धि के अनुसार जो हमको अच्छा लगा हमने समझाया, आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको अपनाओ। वर्ण व्यवस्था यही था इस समय, उस समय में यही था। आज भी सरकारी कार्य में देख लो, आपके घर में देख लो, जिसको कार्य जो दे दिया गया वही कार्य उसको करना है। दूसरा कार्य करेगा तो घर का कार्य नहीं चल सकता। अगर सब लोग यही कहे कि नहीं नहीं हम तो भाई शिक्षा का कार्य करेंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, सब लोग पढ़ाने लग जाएं तो खेती के कार्य, दुकानदारी के कार्य और घर में जो कुछ बनाना है बनाने का कार्य कौन करेगा? शासन का कार्य कौन करे? इसलिए ये है यही वर्ण व्यवस्था। बिल्कुल अपने बुद्धि के अनुसार बिल्कुल साधारण तरीके से आप लोगों को समझा दिया। आप लोगों को अगर समझ में आ जाए तो अब वर्ण व्यवस्था का विरोध मत करना। आज यही मोदी जी वर्ण व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को, गुरुकुल को ला रहे हैं तो लोग विरोध करते हैं। ये तो मनुवादी सिद्धांत लागू करना चाहते। मनुवादी सिद्धांत में ब्राह्मण व्यवस्था था, ब्राह्मण व्यवस्था नहीं था। और ब्राह्मण कहा किसको गया है? जन्म जाति कोई ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म को जानने वाला है, उसके अंदर समता, दया और परोपकार होता है, उसको ब्राह्मण कहते। जन्म जाति आज तो जन्म जाति ये नहीं है। और वही व्यवस्था लागू होने वाला है आप सबके सुख सुविधा के लिए, आप सबको शांति के लिए। वो मोदी जी जो व्यवस्था बनाए हैं बहुत अच्छा व्यवस्था बना है। आप लोग उसको लागू होने दो, आप लोगों को सबको सुख शांति मिलेगा। और इस वीडियो को अगर आप सच्चे सनातनी हो, अगर शास्त्रीय अनुसार चलना जानते हो, चाहते हो, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो ताकि इस विचार को बहुत लोग समझें और सब लोग समझ कर के इसमें कोई बाधा न डालें। ताकि आज तो मनुवादी सिद्धांत बहुत गलत था। अरे मनुवादी के बारे में जानते नहीं हो। और मनुस्मृति में जो दिखाओगे, जो कि उसमें लिखा है, मैं ये पढ़ा उसको कि अगर शूद्र मनुस्मृति का विरोध क्यों हो रहा है मुझे मालूम है। मनुस्मृति में एक जगह ये लिखा है कि शूद्र अगर वेद मंत्र सुन ले तो उसके कान में सीधा शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। लेकिन ये अंग्रेजों द्वारा मिलावट किया गया है। लॉर्ड मायकाले ने मिलावट करवाया था हमारे भारतीयों में फूट डालने के लिए, हमें धर्म ग्रंथों से भटकाने के लिए। हम सबको इस बात को आप लोग समझो। अब इसमें उत्तरदायित्व तो होता है प्रकाशन विभाग को, इसको सुधार करके छापे ताकि समाज में उचित संदेश जाए, शुद्ध संदेश जाए, लोग धर्म ग्रंथों से नफरत न करें। प्रेस की गलती है, उसमें सुधार करना चाहिए।
तो देखो, आप सबको मालूम है कर्मों के आधार पर मनु जी महाराज ने 4 वर्ण बनाया था। बताओ, सब उन्हीं के संतान हैं, तो सभी संतान आपके लिए मान लो 4 है, 8 हो, 10 आपके लड़के हैं, तो कौन लड़का आपके गलत है? किसको आप काटोगे, किसको मारोगे, किसको सताओगे? आपको सभी संतान आपको प्रिय होते हैं, सभी आपके लिए बराबर होते हैं। इसी तरह से चारों जो वर्ण बताया था, बनाया था, चारों संतान उनके थे। तो देखो, किसी को उन्होंने ऐसा गलत लिखे गए नहीं, उनका ये बात नहीं है। लॉर्ड मायकाले द्वारा 1865 में मिलावट करवाया गया, और मिलावट करने वाला था जर्मनी का मैक्स मुलर। ये भी आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सभी जगह ये मिलेगा नहीं। कहीं हमको एक जगह से मिल गया था, जो हम आप लोग को बता रहे हैं, गूगल पर पड़ा हुआ है, आप लोग ढूंढ करके देख लो कि 1865 में से लेकर के 1868 तक 3 साल खूब धर्म ग्रंथों में मिलावट इन लोगों ने किया। कारण कि जर्मनी का रहने वाला मैक्स मुलर संस्कृत भाषा में जानता था, उसको संस्कृत का ज्ञान था। कारण कि जर्मनी वाले भी हमारे भारतीय हैं, लाखों वर्ष पूर्व जा कर के बसे थे, और भारतीय सभी धर्म ग्रंथ वहाँ हैं, इसलिए उनको संस्कृत का ज्ञान है। और संस्कृत पूरे विश्व में चल रहा है, वहाँ पढ़ाया जा रहा है। वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग पीछे जा रहे हैं, कारण कि हम लोग संस्कृत को ठोकर मार रहे हैं, इसलिए हम लोग पीछे जा रहे हैं। वो लोग आगे जा रहे हैं, यही कारण है। वो विज्ञान में इसीलिए आगे हैं, यही कारण है। तो देखो, आप लोग ये मत धरना रखो मन के अंदर कि मनुस्मृति या कोई धर्म ग्रंथ है गलत है। गलत नहीं है, सब सही है, लेकिन गलत जो दिखाई दे रहा है मानवता के विरुद्ध, मैं कई वीडियो में बताया हूँ, मानवता के विरुद्ध समाज के लिए जो घातक बातें दिखाई दे रहा है, वो सब अंग्रेज़ों द्वारा, मुगलों द्वारा मिलावट किया हुआ है। आप लोग इस बात को समझो। अंग्रेज़ आप सबके मित्र नहीं है, मुगल आपके मित्र नहीं है, ये दुश्मन हैं। और ये हम सबको नीचा दिखाने के लिए, हमारे भारतीयों को तोड़ने के लिए ऐसा साजिश रच करके धर्म ग्रंथों में, इतिहासों में मिलावट किया गया है। आप लोग सोचो और समझो और संभलो, समझ जाओ। अभी भी समझ जाओगे तो संभल जाओगे, बच जाओगे, शांति से रहोगे, अन्यथा पूरे विश्व से मिट जाओगे। हमारे सनातनी भाई के लिए बार बार ये समझाता हूँ, तो आप लोग समझ करके बुझ करके रहो। मनुस्मृति का, धर्म ग्रंथों का विरोध मत करो, वर्ण व्यवस्था का विरोध मत करो, नहीं तो बर्बादी होगी। आप लोग के हमने समझाया, आप लोग समझो और आगे बढ़ो। किसी तरह का व्यवधान खड़ा मत करो। मोदी जी जो शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं अच्छा है, आप सबके, हम सबके कल्याण के लिए उन्होंने बनाया है। वो युग पुरुष हैं, एक अवतारिक पुरुष हैं कि सबके हित की बात सोचते, पूरे विश्व की कल्याण की बात सोचते, हमारे केवल भारत की बात नहीं सोचते। उनका विचार बहुत महान है, अति उत्तम है। उनके जैसा कोई देश में अगर ऐसा पैदा हो तो बहुत भाग्य, बड़े भाग्य की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।